दिलीप डरने लग जाता है। उसे अघोरी की आंखों में अपनी मौत नजर आने लग जाती है। दिलीप डरते हुए कहता है, देखो सब कुछ तो बता दिया मैंने तुम्हें, फिर क्यों मारना चाहते हो मुझे? अघोरी अपने पैने दांत बाहर निकालते हुए कहता है, मरना तो तुझे पड़ेगा। ये सजा है तेरी उस ताज को उस खजाने में से निकालने की। ना ही तू ताज को उस खजाने में से निकालता और ना ही हीरा ताज से अलग होता। मुझे हीरा पाने के लिए जितना भटकना पड़ रहा है उसका जिम्मेदार तू ही है। अब उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। दिलीप घबराने लग जाता है। उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग गए थे। दिलीप ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, देखो मत मारो मुझे, छोड़ दो। अघोरी दिलीप को मारने के लिए अपने पैने दांत उसके गले के पास ले जाने लग जाता है। अघोरी दिलीप को काटने ही वाला था कि तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से उसकी पीठ पर किसी ने वार किया हो। अघोरी दर्द से कराहता है, आह! दिलीप की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। अघोरी कैसे चिल्लाने लग गया था। जब अघोरी पीछे पलटता है तो अघोरी और दिलीप देखते हैं कि अघोरी के पीछे दीपा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसी मशाल से अभी कुछ ही पल पहले दीपा ने अघोरी की पीठ पर वार किया था, जिस कारण अघोरी की पीठ की चमड़ी जल गई थी और वो अभी भी दर्द से कराह रहा था। दीपा हंसते हुए कहती है, तुझे क्या लगा अघोरी, तू एक जादूगरनी को चकमा दे देगा? उसके सामने रूप बदल कर आएगा और वो तुझे पहचान नहीं पाएगी। अघोरी दीपा को गुस्से से घूरे जा रहा था। दीपा आगे कहती है, जादूगरनी की नजरों से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तू यहाँ पर किस मकसद से आया है, इसलिए उस वक्त मैंने तुझे कुछ नहीं किया, वरना तुझे उसी वक्त मार देती मैं। अघोरी घूरते हुए कहता है, क्या कहा? तू मुझे मार देती? तेरे अंदर इतनी शक्ति है भी? दीपा भी गुस्से के साथ कहती है, देखना चाहता है मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं? अघोरी दीपा के हाव भाव देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरा मैं भी तो देखूं मायाधारी ने अपनी सेविका को क्या क्या सिखाया है, या उसकी सेविका भी मायाधारी की तरह अपनी मौत से डरी हुई है। ये बात सुनकर दीपा को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ अघोरी को घूरने लग जाती है। अघोरी और दीपा दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। देखते ही देखते अघोरी अघोरी से काले कुत्ते के रूप में बदल जाता है। अघोरी को नर कुत्ता बनता हुआ देख दीपा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीपा फुसफुसाती है, नर कुत्ता, वो भी एक अघोरी? ये कैसे मुमकिन है? नर कुत्ते के खूंखार दांत देखकर दीपा भी घबरा गई थी, पर वो जानती थी अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। अगर वो पीछे हटती तो मायाधारी का सिर शर्म से नीचे हो जाता। दीपा नर कुत्ते का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। दीपा ने अपने एक हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी, जो अभी भी दहक रही थी। दीपा मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाती है और मशाल की तरफ देखने लग जाती है। दहकती हुई मशाल के अंदर से एक आग का गोला निकलता है और स्पीड के साथ नर कुत्ते की तरफ जाने लग जाता है। आग का छोटा सा गोला नर कुत्ते के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वो नर कुत्ता वहां से हट जाता है। दीपा बार बार मंत्रों का जाप करके आग के गोले बनाए जा रही थी और उन गोलों से नर कुत्ते पर वार करे जा रही थी, पर नर कुत्ता हर बार उन वारों से बच जाता है। नर कुत्ता देखते ही देखते आग के गोलों से बचते हुए दीपा के पास पहुंच जाता है और झट से उस पर झपट्टा मारकर उसके हाथ से मशाल गिरा देता है। दीपा जमीन पर गिर जाती है। वो बिना मशाल के असहाय हो गई थी। नर कुत्ता आसमान की तरफ देखकर भौंकने लग जाता है। उसके भौंकने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शंखनाद कर रहा हो, शिकार करने से पहले का। नर कुत्ता इंसान की आवाज में कहता है, लगता है ज्यादा कुछ सिखाया नहीं है मायाधारी ने तुझे, तू भी उसकी तरह बूढ़ी तो नहीं हो गई। दीपा कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो नर कुत्ते के पंजों के तले दब चुकी थी। नर कुत्ता आगे कहता है, इंसानों का मांस तो बहुत खाया है, पर आज एक जादूगरनी का मांस खाकर मजा आ जाएगा। तुझे मारकर मैं जादूगरनी की शक्तियां भी हासिल कर लूंगा। इतना कहकर नर कुत्ता दीपा पर झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी दिलीप हिम्मत करके मशाल को फुर्ती के साथ उठाता है और बिना कुछ सोचे समझे उससे नर कुत्ते की पूंछ पर वार कर देता है।
उस नर कुत्ते की पूंछ में आग लग जाती है। नर कुत्ता दर्द से कराहता है। आह! नर कुत्ता अपनी लाल आंखों से दिलीप को घूरते हुए कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया दिलीप, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। नर कुत्ता समझ गया था कि अब वो और ज्यादा देर दीपा का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत घायल हो गया था और यदि गलती से भी वहां मायाधारी भी आ जाती तो फिर वो उसके सामने नहीं टिक पाता। इसलिए वो वहां से जाने का मन बना लेता है। नर कुत्ता कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूं पर जल्द वापस आऊंगा और तुम सबकी मौत अपने साथ लेकर आऊंगा। बस एक बार मुझे वो हीरा मिल जाए, फिर तुम्हारी मौत ज्यादा दूर नहीं। इतना कहकर वो नर कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। दिलीप भागते हुए दीपा के पास जाता है और उसे फर्श पर से उठाते हुए कहता है, आप ठीक तो हैं? जवाब देना छोड़कर दीपा अपने मन में चल रही सवाल पूछ बैठती है, ये यक्षिणी का ताज और उसके हीरे का क्या मामला है? रात हो गई थी और इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और उसके दोस्त हॉल में बैठकर खा पी कर बातें कर रहे थे। शालिनी भी उस वक्त वहीं पर बैठी हुई थी। कछुआ एक के बाद एक अपने फटे हुए जोक मारते जा रहा था और शालिनी को हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर शालिनी थी कि हंसने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी हंसी बहुत पहले खो चुकी है। कछुआ हार मानते हुए कहता है, यार शालिनी, किस पत्थर की बनी हो तुम? इतने अच्छे अच्छे जोक सुनाए पर तुम हो कि हंसी नहीं रही हो। आखिर तुम ही बता दो तुम कैसे हंसोगी? शालिनी खोए हुए लहजे में कहती है, जब किसी की मौत होगी। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो बातों की आवाज जो कोठी में गूंज रही थी वो गूंजना बंद हो जाती है। एक सन्नाटा कोठी में छा गया था। शालिनी कहना जारी रखती है, जब कोई मरेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस वक्त मैं जी भर कर हंसूंगी, रात भर हंसते रहूंगी। युग शालिनी की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या था शालिनी? शालिनी हंसते हुए कहती है, यही तो था जोक। कैसा लगा मेरा मजाक? जब शालिनी ये बात बोलती है तब जाकर सबकी जान में जान आती है। कायर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ये जोक था या शौक था? मेरी तो जान ही निकल गई थी। शालिनी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये तो बस मजाक था। मुझे तो इससे भी अच्छे अच्छे जोक आते हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सुनाऊं? कछुआ शालिनी को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, रहने दो शालिनी। अभिमन्यु कछुए को रोकते हुए कहता है, अरे कछुए, मना क्यों कर रहा है? सुनाने देना शालिनी को जोक, अगर वो सुनाना चाहती है तो। वैसे भी तो वो बेचारी इतनी देर से चुप बैठी हुई थी, तू ही बस बकवास किए जा रहा था। अब वो जब बोल रही है तो उसे मना कर रहा है। शालिनी, तुम ना इस कछुए की बात पर ध्यान मत दो। सुनाओ, कौन सा जोक सुनाना था तुम्हें? कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ शालिनी सुनाओ, हम सब तैयार हैं। शालिनी एक लंबी आह भरती है, फिर कहती है, एक गांव था, उस गांव में एक डायन भटका करती थी। कछुआ बड़बड़ाता है, लो अब ये फिर शुरू हो गई। बोला था मत सुनाने तो जोक। हकीकत में कम पड़ रही थी क्या जो ये शालिनी जोक में भी डायन को ले आई? शालिनी को कोई टोकता नहीं है, वो बोलना जारी रखती है, डायन गांव में भटका करती थी और मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाया करती थी। कायर शालिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, शालिनी, तुम जोक सुना रही हो या यक्षिणी की कहानी सुना रही हो? शालिनी कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु शालिनी की बातें गौर से सुनते हुए कहता है, शालिनी, तुम कंटिन्यू करो, बोलो तुम्हें जो बोलना है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। शालिनी आगे कहती है, वो डायन असल में डायन नहीं थी बल्कि देवी थी, बस किसी कारण से डायन बन गई थी। वैसे तो वो डायन अपने हर शिकार को मार देती थी, पर एक बार उसे एक शिकार मिला जिसे वो नहीं मार पाई। युग तुरंत पूछता है, क्यों? शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि डायन को अपने शिकार से प्यार हो गया। कायर और कछुआ तो शालिनी की ऐसी बातें सुनकर डर गए थे, पर अभिमन्यु और युग गौर से शालिनी की बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ पूछता है, फिर क्या हुआ? शालिनी बड़े प्यार से कहती है, वही हुआ जो एक प्रेमी जोड़े के बीच होता है। दोनों के बीच हर दिन रासलीला होती रही। दोनों दो जिस्म एक जान बन गए, पर एक दिन। इतना बोलकर शालिनी चुप हो जाती है। युग धीरे से पूछता है, पर क्या? शालिनी बड़बड़ाती है, फिर एक दिन डायन को एक बात पता चली।
अभिमन्यु फटाक से पूछता है, कैसी बात? शालिनी जवाब देती है, मुक्ति की बात। उसे पता चला कि कैसे वो अपने डायन रूप से मुक्ति पा सकती है और कैसे वो वापस से देवी बन सकती है। अभिमन्यु एक्साइटेड होते हुए पूछता है, कैसे शालिनी? एक डायन वापस से देवी कैसे बन सकती है? शालिनी फुसफुसाते हुए जवाब देती है, अपने प्रेमी को मारकर। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, वहां पर बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कछुआ और कायर तो डर के मारे अपने दांत किटकिटाने लग गए थे। युग शालिनी की आंखों में देखते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ? क्या उस डायन ने वापस से देवी बनने के लिए अपने प्रेमी को मार दिया? शालिनी एकदम चुप हो जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है। युग फिर पूछता है, बोलो शालिनी, क्या उस डायन ने अपने प्रेमी को मार दिया? शालिनी युग के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट चली जाती है। कायर घबराते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हो गया यार? ये कैसे चली गई? आज से पहले तो कभी इस तरह नहीं गई, वो भी रात में। कछुआ डरते हुए कहता है, आज से पहले किसी ने इस तरह किसी दूसरी डायन की भी तो कहानी नहीं सुनाई ग्रेवयार्ड कोठी में। ये तो होना ही था। हो सकता है यक्षिणी डायन को इस डायन की कहानी पसंद नहीं आई हो। अभिमन्यु जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बोल देता है, ये किसी और डायन की नहीं बल्कि यक्षिणी डायन की ही कहानी थी। कछुआ अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? अभिमन्यु समझ गया था कि उसे शालिनी के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहता है, मैंने कहा डर मत डरपोक। कायर डरते हुए कहता है, यार डर लग रहा है, यार कुछ करो। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे में मुझे अजीब अजीब से चेहरे दिखने लग जाते हैं। कछुआ डरते हुए कहता है, वो चेहरे भूत के होते हैं क्या? कछुए ने डर के मारे अभी भी अभिमन्यु का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। अभिमन्यु अपना हाथ अपनी पैंट की जेब में डालने लग जाता है। तभी कछुआ और घबराते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है अभिमन्यु? मेरा हाथ कहाँ ले जा रहा है? देख, अंधेरे का फायदा मत उठा, मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अबे उस तरीके का लड़का नहीं है तो मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखा है? हाथ छोड़ मेरा। कछुआ तुरंत अभिमन्यु का हाथ छोड़ देता है। अभिमन्यु अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है और अपना रोलेक्स सिगरेट पीने का लाइटर बाहर निकाल लेता है। जैसे ही अभिमन्यु लाइटर जलाता है, आसपास पीले रंग की धुंधली धुंधली रोशनी होने लग जाती है। कायर नॉर्मल होते हुए कहता है, चलो कुछ काम तो आया तेरा ये लाइटर। मुझे तो लगा था बस ये सिगरेट जलाने के काम आता है। अभिमन्यु कहता है, सिर्फ सिगरेट ही नहीं और भी बहुत काम में आता है मेरा ये लाइटर, तुझे क्या पता? इतना कहकर अभिमन्यु लाइटर की रोशनी पहले कायर के चेहरे की तरफ ले जाता है, फिर कछुए के, फिर युग के। जैसे ही अभिमन्यु शालिनी के चेहरे की तरफ लाइटर ले जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो देखता है कि शालिनी वहां पर नहीं थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये शालिनी कहाँ पर चली गई? अभी यहीं पर तो थी। अभिमन्यु अपने आसपास लाइटर से रोशनी करने लग जाता है, पर ज्यादा रोशनी नहीं हो पा रही थी, जिस कारण उसे अंधेरे में शालिनी नहीं दिख पा रही थी। युग शालिनी को आवाज लगाता है, शालिनी, शालिनी, पर कोई जवाब नहीं आता है। कायर और कछुआ तो इतना डर गए थे कि उनकी बोलती बंद हो गई थी। दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। युग और अभिमन्यु शालिनी को आवाज लगा ही रहे थे कि तभी शालिनी की आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ। ये आवाज युग को ऐसे सुनाई दी थी जैसे यामिनी ने कहा हो। शालिनी की आवाज किचन की ओर से आई थी। जब सब लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि किचन के गेट पर शालिनी खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथ में एक बहुत पुराना कोठी का ही लालटेन पकड़ के रखा हुआ था। युग तुरंत शालिनी से पूछता है, शालिनी, तुम किचन में कब चली गई? तुम तो यहाँ पर बैठी हुई थी ना? शालिनी युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, तभी युग जी जब आप लोग बातें कर रहे थे, मुझे लगा ये कायर और कछुआ ज्यादा न डर जाए, इसलिए ये लालटेन जलाने चली गई थी। युग नॉर्मल वे में कहता है, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अभिमन्यु, तू भी अपना लाइटर बंद कर दे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। शालिनी वापस युग के पास आकर बैठ जाती है। अभिमन्यु शालिनी के बैठते से ही पूछता है, फिर क्या हुआ शालिनी? तुमने जवाब नहीं दिया। उस डायन ने अपने प्रेमी को मारा या नहीं? सदियों से है पुरानी